प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 10 सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवालों को बताने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बच्चों आप लोग को 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवाल को बताएंगे, जो आपके पिछले साल भी पूछे गए क्वेश्चन है और पिछले कई बार भी ये सवाल रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल जो है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, मरियान और जर्मेनिया कौन थे। ठीक है, तो मरियान और जर्मेनिया आपके इतिहास से सवाल है। मरियान और जर्मेनिया कौन थे। ठीक है, तो मरियान जो था ये फ्रांस राष्ट्र की नारी रूपक थी। क्या थी? मरियान जो थी फ्रांस राष्ट्र की नारी रूपक थी, जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी तिरंगा कलगी के साथ दर्शाया गया है। इसका जो प्रतीक है, इसका जो प्रतिमा है, किस तरीके से दर्शाया गया बच्चों? तो लाल टोपी तिरंगा और कलगी के साथ दर्शाया गया है। और इसकी जो प्रतिमा है बच्चों, इसको सार्वजनिक चौकों पर लगाई, मतलब कि चौक चौराहा जो होता है ना, जो जहाँ पे 4 रोड होता है ना, तो वहाँ चौक चौराहा जो है वहाँ पे इसकी प्रतिमा को लगाया गया था। किसका? मरियान का। ठीक है, और मरियान की जो छवि थी, ठीक है, इसका जो चित्र था कहाँ कहाँ दर्शाया गया था? तो सिक्कों पर, डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से आपका जर्मेनिया कौन था? तो इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। मतलब कि मरियान फ्रांस राष्ट्र का रूपक थी और यहाँ पे जर्मनिया जो थी वो जर्मन राष्ट्र के रूपक बन गई। तो याद रखिएगा, मरियान फ्रांस राष्ट्र की नारी रूपक और जर्मनी राष्ट्र का नारी रूपक। ठीक है, जर्मेनिया बतूल वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया, क्योंकि जर्मनी में बतूल को वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जर्मनी में बतूल की वीरता को क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये आप इसका उत्तर को अच्छे से याद कर लेना, लिख लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। क्या है? सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? ठीक है, तो सत्याग्रह एक ऐसा विचार है, ठीक है, सत्याग्रह एक ऐसा विचार है, ऐसा सोच है जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। मतलब कि ये सत्याग्रह एक ऐसा विचार है, ऐसा सोच है बच्चों, जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। मतलब कि सही, ठीक है, विश्वास पे जोर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि आप का उद्देश्य सच्चा है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट अगर सच्चा है, ठीक है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, मतलब कि अन्याय के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध नहीं, अन्याय के विरुद्ध, ठीक है, जो गलत कर रहा है उसके आप विरुद्ध हो, ठीक है, तो उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सत्याग्रह का मतलब हुआ। ठीक है, तो आप इसे भी नोट अच्छे से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है तीसरा नंबर सवाल, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? तो पता है बच्चों, मानव के लिए संसाधन, रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मानव के लिए संसाधन बहुत ही आवश्यक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मानव के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। बिना संसाधन का बच्चों हम लोग कोई काम का नहीं है, क्योंकि संसाधन से ही हम लोग हर चीज़ को, हर इच्छा को पूरा करते हैं ना, संसाधन से ही। देखिए क्या है, यह किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। मतलब ये किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में ये जो संसाधन है रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। यह अर्थव्यवस्था को मजबूती और लोगों की समृद्धि का आधार है। ठीक है, ये क्या है? लोगों की, अर्थव्यवस्था की मजबूती और समृद्धि का आधार है। उदाहरण के लिए आरंभिक मानव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों और जानवरों पर निर्भर था। ठीक है, आप पहले के समय में बात देख लो, ठीक है, पहले के जो मानव थे वो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से, एकदम डायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर थे? पौधा से और जानवर लोग से। उन्हीं लोग से क्या करते थे? अपने खाना पीना खाते थे। ठीक है, भोजन जानवरों को मार काट करके, पौधे को कुछ बना करके, इस टाइप से, है ना। मतलब पूरी तरीके से वो किस पर निर्भर थे? प्राकृतिक संसाधन पर। बाद में उसने औजारों के प्रयोग, तकनीकी और कार्यकुशलता से वातावरण को सामंजस्य स्थापित किया। बाद में टेक्नोलॉजी आया, कार्यकुशलता, औजार वगैरह बाद में आया, तब वो फिर अपने वातावरण को, अपना एनवायरनमेंट को चेंज किए। ठीक है, उसने यह भी अनुभव किया कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें उपयोगी है। मतलब कि जो मानव है, पहले के मानव धीरे धीरे क्या हुआ? डेवलप हो गए, विकसित हो गए, और उन्हें पता चल पाया कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से हम अपने चीज़ों को अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अपना अनुभव को वहाँ पर चेंज किया। ठीक है, अपना अनुभव को यहाँ पर क्या किया? पहले के मानव चेंज किए। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार उसके लिए प्रकृति
से प्राप्त पदार्थ प्राकृतिक संसाधन बन गया। बिल्कुल इस प्रकार उनके लिए या हमारे लिए किसी के भी लिए प्रकृति हमारे संसाधन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ना। इन संसाधन ने मानव की अर्थव्यवस्था के विकास का आधार का काम किया। अतः हम कह सकते हैं कि मानव के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नदियों में बांध क्यों बनाया जाता है? नदियों में आप देखे होंगे बीच बीच में बांध बनाया जाता है ना। नदी इस तरीके से रहता है और बीच में इस तरीके से ईट मतलब कि बांध टाइप से बड़ा किया हुआ रहता है, ईटा वगैरह से पत्थर वगैरह से जोड़ा हुआ रहता है। तो ये इसी को हम लोग बांध कहते हैं। ठीक है, तो ये बांध क्यों बनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए क्या है सो नदियों में बांध इसलिए बनते हैं क्योंकि बांध देश के लिए समग्र बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये बांध। मनोरंजन मतलब कि मनोरंजन के लिए भी बांध कहीं कहीं बनाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग देखे होंगे नागल भाखड़ा बांध, बहुत सारे ऐसे ऐसे बांध जो हैं जो कि मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, बाढ़ नियंत्रण के लिए। ठीक है, बाढ़ अगर आता है बच्चों, मान लो कि नदी है इस तरीके से, ठीक है, तो बाढ़ अगर आता है एकदम पूरा सरासर पानी चल जाएगा। लेकिन अगर बीच बीच में बांध बनाया जाएगा बच्चों, तो पानी का जो है ना, जो ये स्पीड वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ से तेज जाएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा। मतलब इस तरीके से धीरे धीरे इसका स्पीड जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा और इससे बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। और क्या हो सकता है? तो जल आपूर्ति, बांध से जल आपूर्ति, मतलब कि कहीं पे अगर जल रुकाव नहीं बन रहा है तो यहाँ मान लो कि एक ये बांध बना दिया गया, डोभा बना दिया गया, और यहाँ से आप पानी को क्या कर सकते हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे आप सिंचाई वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ में जहाँ पीने के लिए नहीं पानी है वहाँ पे आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पे। और क्या, और बांध से क्या फ़ायदा होता है? तो जल विद्युत की शक्ति, मतलब कि जो अभी आप लोग को जो लाइट मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? यही बांध वगैरह से, है ना। अपशिष्ट प्रबंधन, नदी नेविगेशन और वन्य जीव आवास सहित कई प्रकार के आर्थिक पर्यावरण को सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। तो बांध जो है ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा। आगे देखिए, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से? तो सरकार के 3 अंग है बच्चों, याद रखिएगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो बहुत ही आवश्यक है। क्यों है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। बिल्कुल, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है, समझ लो एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। मतलब अगर राजनीतिक दल ही नहीं होगा कि ये पार्टी है वो पार्टी है, तो सब एक बराबर जैसे लगेंगे, है ना, ये चीज़ निर्दलीय हो जाएंगे। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है, मतलब कि ये एक बीच में मीडिएटर का काम करता है, राजनीतिक दल और जनता और सरकार के बीच, है ना। चलिए आगे देखिए, इस प्रकार सरकार बनाने जनता का प्रतिनिधित्व करने एवं देश के लिए कानून बनाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। तीनों पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई क्या थी, क्या प्रॉब्लम था बच्चों? सबसे पहले आपको हम बता देते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या, तब समझ में आएगा कि इसकी कठिनाई क्या थी। देखो बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली ऐसी प्रणाली थी, ऐसे सिस्टम था, ठीक है, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। मतलब अभी हम लोग कोई भी चीज़ को खरीदते हैं तो क्या करते हैं? पैसा देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? पैसा देते हैं, उसके बाद हम लोग कोई चीज़ को हम लोग खरीदते हैं। लेकिन पहले के समय में पैसा नहीं चलता था। पहले क्या होता था? वस्तु विनिमय होता था, मतलब एक्सचेंज, वस्तु का एक्सचेंज करना। मतलब कि अगर हमको, ठीक है, मान लो कि ये रामलाल है और ये एक श्यामलाल है, अगर इस रामलाल को गाय की ज़रूरत है, ठीक है, और इसको धान की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये और इसके पास धान है और इसके पास क्या है? गाय है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? धान को दे देगा तो इसको धान मिल जाएगा, और इसके पास जो गाय है बच्चों, ये गाय इसको दे देगा। तो इस तरीके से क्या होता था? मतलब कि हमको जो चीज़ ज़रूरत है सो हमको दे दो और तुम उसके बदले ये ले लो। ठीक है, अभी भी बहुत जगह में गांव में ऐसे चलता है कि हमको आटा की ज़रूरत है तो हमको आटा दे दो और तुम मेरा एक किलो क्या ले लो? चावल ले लो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रणाली बहुत ही ख़राब था, बहुत ही अजीब था। ठीक है, चूँकि अगर मान लो कि अगर इसको एक गाय तो पूरा नहीं ना दे देगा जी श्यामलाल को। अगर एक वो मान लो उसके पास एक बोरा धान है और एक बोरा धान के बदले पूरा गाय को नहीं ना दे देगा, तो ये प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब एक सही सिस्टम तरीके से ये हो नहीं पा रहा था। देखिए इसका आंसर क्या है? ठीक है, क्या है इसमें, क्या कठिनाई थी? तो बहुत ज़्यादा कठिनाई थी।
ठीक है, क्योंकि इसमें समझ नहीं आ पा रहा था कि हम उतना कीमती सामान को हम कैसे दे दें अगर हम एक बोरे धान के लिए, है ना। क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई दोहरे संयोग का अभाव था। ठीक है, इस प्रणाली में व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता था जिसके पास उसके आवश्यकता की वस्तु हो। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। क्या था कि अगर मुझे धान की ज़रूरत है और मेरे उसके पास गेहूँ है, ठीक है, अगले के पास गेहूँ है, तो अगर हमको धान की ज़रूरत है तो हमको ऐसा खोजना पड़ेगा उस इंसान को कि उसको हम धान दे और उससे हम क्या ले, गेहूँ ले। मतलब ऐसे इंसान को हमको ढूंढना पड़ता था अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने टाउन में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले स्वयं उस मनुष्य की वस्तु लेने को तैयार हो, ऐसा संयोग मिलना कठिन होता था। तो ऐसा सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि हम ये चीज़ देंगे और तुम हमको वो चीज़ दे दो। तो ऐसा चीज़ को हमको ढूंढना पड़ेगा ना कि क्या उसको भी वो चीज़ की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है तो नहीं देगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था। ठीक है, बहुत बड़ा कठिनाई था, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। ठीक है, तो उदारवादी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है उत्तर में, देखिएगा ध्यान से। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, 1848 ईस्वी में यूरोपीय देश में बेरोजगारी से, भुखमरी से किसान जितने भी थे वो क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग, उनकी भी एक क्रांति हो रही थी। मतलब कि यहाँ पे भी एक क्या हो रहा था, क्रांति हो रहा था। उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। मतलब उदारवादियों का ये कहना था, उदारवादियों का ये मांग था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र हमें मिले। ठीक है, किसी के अंदर ना रहे, है ना। आगे देखिए, जहाँ क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो। उदारवादियों ने राष्ट्रीय विचार के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र, राज्य का संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। वे सभी नागरिक को सामाजिक समानता दिलाने में पक्षधर थे। ठीक है, तो वो उदारवादी लोग क्या थे, ये पूरे के पूरे क्या चाहते थे, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य स्थापित करना। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे बच्चों। ठीक है, तो ये आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध कब हुआ, तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था। ठीक है, और ये पहला विश्व युद्ध जब हुआ था तो औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, मतलब फैक्ट्री वगैरह का उत्पादन, प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, तो देखिए उसका उत्तर क्या है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन वृद्धि हुई, जिसके कारण ये थे, क्या क्या थे कारण। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया। ठीक है, प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन जो था हमारे देश में जो शासन कर रहे थे वो ऐसा उलझ गया, पूरा परेशान हो गया, इसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। मतलब कि अगर कोई उलझ जाएगा, अगर लड़ाई में फंस जाएगा तो वो अपना बचाव में ना करेगा, वो भारत को क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, भारत को क्या नियंत्रित करेगा वो, है ना। अब वह भारत को से अपने माल को निर्यात ना कर सका। मतलब कि अब वह भारत में अपने माल को क्या किया, मतलब जितने भी ब्रिटेन से आते थे हमारे वस्तु हमारे भारत में, वो अपना निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर मिल गया। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ कि जब विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है, तब ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन से हम लोग का सामान बहुत सारे आते थे भारत में। ठीक है, और वहाँ से निर्यात होता था। लेकिन जब ब्रिटेन फंस गया लड़ाई में तो क्या हुआ, वो अपने सामान को भारत में निर्यात नहीं कर सका, जिसके कारण क्या हुआ, भारत में जितना भी उद्योग वगैरह थे, जितने भी फैक्ट्री वगैरह थे, वो उनको एक सुअवसर मिल गया पनपने का। ठीक है, आगे बढ़ने का। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए। तो इंग्लैंड में जितने भी कारखाने थे ब्रिटेन में, ठीक है, वो सारे का सारे क्या हुए, सैनिक सामग्री बनाने में लग गए। ठीक है, इसलिए भारतीय उद्योगों में रातों रात का एक विशाल देसी बाजार मिल गया। ठीक है, वो अपने बचाव में लग गया ब्रिटेन वगैरह, है ना। तो यहाँ पे भारत को एक सुअवसर मिल गया। आगे देखिए, एक विशाल देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें, फौज के लिए वर्दी, बूट आदि बनाने, टेंट बनाने, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार के सामान आदि का ऑर्डर मिल गए। अब क्या हुआ कि जब एक विशाल देसी बाजार मिल गया भारत को, तो उसको भी क्या हुआ, ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया कि तुम बनाओ, फौज के लिए वर्दी बनाओ, बूट बनाओ, टेंट बनाओ, घोड़े के लिए अनेक प्रकार के सामान आदि ऑर्डर मिल गए। ठीक है, उनमें नई जान आ गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, भारतीय उद्योगों में एक प्रगति होती गई। ठीक है, तो युद्ध जैसे जैसे बढ़ते गए, वैसे वैसे भारत में जितने उद्योग थे, फैक्ट्री वगैरह थे, वो क्या हो गए, आगे बढ़ते हो गए, निकल गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लास्ट सवाल जो है कि आपका
भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है? इससे किस क्षेत्र को आर्थिक विकास मिली है? ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। यह सतलुज है ना, किस नदी पर है? सतलुज नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों को मिला है। आगे है, इससे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछ गया है। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये था आप लोग का 10 महत्वपूर्ण सवाल बच्चों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पिछले साल में भी ये सवाल पूछे गए थे और भी पहले बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, बाकी अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और घंटी का बटन को ज़रूर दबा लेना, ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आप घंटी को नहीं दबाते हो तो हमारे अपडेट, हमारी वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबा लेना है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, शेयर आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत होती है, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हो और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।